साथियों नमस्कार। अच्छे शिक्षक इस समाज के जो विकास का स्तंभ होते हैं, ऐसा स्तंभ जो समाज को आगे ले जाने के लिए, एक राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान करते हैं। आज हम ऑनलाइन की दुनिया में थे। कोरोना काल आप सभी ने देखा, ऐसा संकट काल था जिसमें कितने न कितने लोगों की हमें हानि हुई और आज समाज को उससे उभरने का मौका मिला। हम उससे उभर कर आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन का भी ज़माना रहा, हम सभी कहते हैं उससे ऑनलाइन का ज़माना। ऑनलाइन का अर्थ यही है कि सारे काम कहाँ हो गए, मोबाइल पर होने लगे। वैसे ही शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन की शिक्षा में कई प्रकार से हम सभी को समस्याएं आई, हमारे बच्चों को समस्याएं आई, अच्छे अच्छे शिक्षकों को समस्याएं आई। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी हमेशा किसी एक सकारात्मक पहल को लेके आपके सामने उपस्थित होता है और उस सकारात्मक पहल से आपकी बुद्धि के विकास के लिए, समाज के लिए एक नया और अच्छा संदेश देता है। आज मेरे सामने उपस्थित है राज्यपाल शिक्षा से सम्मानित और रायगढ़ शिक्षा जगत की एक जानी मानी हस्ती। हमारे सामने उपस्थित है व्याख्याता श्रीमती रश्मि वर्मा जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए कई प्रकार से अच्छे अच्छे नवाचारी कार्यों को किया और बड़े बड़े पुरस्कारों को हासिल किया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अंतर्मन के द्वार खोल खुद से परिचय करवाती, मानवता और पशुता में जो अंतर दिखलाती, कुछ और नहीं सुन ए मानव बस वही शिक्षा कहलाती। आज इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम शिक्षा जगत से हैं तो शिक्षा में कई प्रकार की आपको समस्याएं आ रही होंगी जी, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। 2-3 साल हमें ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन करना पड़ा। समस्याएं शिक्षकों को भी आई और बच्चों को भी आई। तो हमें बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो समस्याएं किस प्रकार की थी और बच्चों को उसका क्या असर पड़ा, कैसा मतलब आज हम ऑनलाइन से ऑफलाइन आए तो वो किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड काल जब से बीता है उसके बाद जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो बेशक स्कूलों में रौनक आई है, लेकिन टीचर्स और बच्चों के बीच में जो संबंध थे और उनके पढ़ाते समय जो स्थिति बनती है इस कक्षा में, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा सोचनीय है। हम लोग जो चीज़ें फेस कर रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, तो सबसे पहली बात बच्चे लापरवाह बहुत हो गए हैं। उनमें जो रूटीन है, अनुशासन है, वो बहुत कम दिखाई देता है। क्रिएटिविटी कम हो गई है। कई चीज़ों को वो सुन ही नहीं पाते हैं, सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई। लिखना तो बिल्कुल चाहते नहीं हैं, याद करना क्या होता है उन्हें पता नहीं है। सृजन क्षमता, क्रिएटिविटी क्या होती है, इससे उनका कोई नाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बैरियर का काम करती हैं। हाँ सही है। मतलब हम लोग शिक्षक मेहनत भी करें जी, और बच्चे की ओर से उसका कोई भी एक विचार ना आए तो हम लोगों की मेहनत भी सफल नहीं हो पाती है। जी उसका कारण ये भी रहा ना कि ऑनलाइन जब वे पढ़ते थे तो सिर्फ ईयरफोन कान में लगाया और बटन दबाते गए और अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। तो दूसरा कुछ और सुनने की, बाहर से क्या कोई बोल रहा है, उनकी सुनने की क्षमता भी कम हो गई। और यदि आपको सीखना है तो उसकी पहली सीढ़ी होती है सुनना। देखिए ना, बारिश का पानी भी कब रिसता है, जब वो मिट्टी में एब्जॉर्ब होता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो बच्चे जब सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। सबसे सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। श्रोता बनना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल। जितना हम सुनेंगे उतना ज्यादा उसको समझ पाएंगे। बिल्कुल, मैं भी इसी ओर कार्य कर रहा हूँ और बस हमारे श्रोताओं को भी यही चाहिए। हमारे श्रोता जो सुनेंगे उसको समझकर और अच्छे किसी विचार को या सकारात्मक कार्य को कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि शिक्षक ही होता है जो सही समाज के निर्माण में अपना योगदान देता है। जी। मैं जो कुछ प्रश्नों का आपके सामने उपस्थित करता हूँ, कुछ बातें हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है या मानसिक विकास है, वो ऐसा लगता है कि इन समय में थोड़ा कम सा हो गया है या रुक सा गया है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो सिर्फ वन वे हो गया है उनका दिमाग। वो बाहर से कुछ सुनना नहीं चाहते, जो खुद ने ठान लिया बस वही सुनते बस वही है। तो मुझे तो आजकल ये महसूस होता है कि जैसे हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को कुछ अलर्टनेस के लिए गेम सिखाते हैं। हाँ। ये चीज करना बहुत अच्छा है। जैसे टेलीफोन गेम है। हाँ। समझ में आता है कि हाँ बच्चा कितना सुन रहा है, कितने परसेंटेज उसकी बातें दिमाग में बैठ रही हैं। तो इस तरह के कुछ गेम अगर करवाए जाएं तो बच्चे अलर्ट होंगे
और पढ़ाई से हटके जब उनको कुछ मिलेगा, लेकिन टीचर का उद्देश्य उसमें पूरा हो जाएगा कि वो जो उसमें एकाग्रता लाना चाहता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की बात डालना चाहता है, ये सारी चीजें उन छोटे छोटे गेम के माध्यम से बच्चे में अनायास से देखने मिलने लगती हाँ, बस यही है, मतलब बच्चों के शारीरिक विकास जो होगा, मतलब बुद्धि दौड़ेगी उनकी। जी हाँ, सोचना हाँ, है शिक्षक को हाँ, पड़ेगा। बस शिक्षक को इस ओर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से खेल कराएं या उनके मानसिक विकास के लिए कैसे उनकी बुद्धि को दौड़ाया जाए, जी हाँ। क्योंकि जितना तेज दौड़ेगी बुद्धि उतना ज्यादा विकास होगा। ये बहुत सही आपका कहना है। बस लेकिन इसमें मतलब उनके अंदर रुचि लाने के लिए हम किस प्रकार का, किन किन खेलों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कुछ अगर प्रकाश डालें तो ज्यादा सहायता मिलेगी हमें। जैसे मेमोरी गेम, हाँ, कई चीजें हमने उनको दिखा दी जी, और दिखाने के बाद आप ढक दीजिए, कॉमन है, लेकिन बच्चों की जनरेशन आपके सामने हाँ, नई आई है, उनके लिए वो गेम नया हो सकता नया है। हो सकता है। दूसरा, जी, टेलीफोन, आप उनके कान में कोई लाइन खड़ी कर दीजिए बच्चों की, हम्म, उनकी पीठ पीछे कर लीजिए और एक को एक्शन करके बताइए वो क्या मैसेज कन्वे करता है अगले वाले को। हाँ, उसके बाद में जो साक्षी बने हुए हैं उन लोगों का हंस हंस के बुरा हाल बुरा हाल हो जाएगा। तो जो जी, जी, ग्रास्पिंग पावर है बच्चों की, ये इससे बढ़ेगी धीरे बस धीरे, बस और वो बस ये- एंजॉय भी करेंगे। हाँ, यही चीज है, जी। बच्चों को जितना ज्यादा हम आनंद दे सकें बस पढ़ाई को लेके, क्योंकि जी उससे हाँ। उनकी रुचि ज्यादा उत्पन्न हो सकती है, और वो जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते फिर से। चले जाएंगे। समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। हाँ, बस जी। अब जैसे परीक्षाओं का समय है जी और इतने सालों में ऑनलाइन परीक्षाएं हुई, जी। बस ये ऑनलाइन परीक्षाओं के कारण बच्चों का दिमाग थोड़ा सा रुक गया, तो बस आपके अनुभव आप बताइए कि किस तरीके की समस्याएं आई और उसके क्या प्रभाव पड़े और अब हम उससे उभरने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, प्यासे को आप पानी के पास ले जाएंगे, जब तक प्यास नहीं लगी है वो पानी नहीं पिएगा। नहीं पिएगा जी। तो सबसे पहली बात, अगर हम पेरेंट्स को भी छोड़ दें, क्योंकि हमारे शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स भी ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो बच्चे की जिम्मेदारी मैक्सिमम मैं सोचती हूँ शिक्षक की ही हो जाती है। तो यहाँ हमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा। हम बच्चे के अंदर पहले ये बात डाल दें कि भाई तुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है कोई भी बात करने की, लेकिन यदि पढ़ना है तो हाँ। जीवन में इसका महत्व बहुत अधिक है। तो पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि, आपको उसके महत्व को बताना पड़ेगा। सही बात है। दूसरी बात, आपको पढ़ना और याद, आजकल बच्चे लिखना नहीं चाहते, याद करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन, ये सेकंड चांस है बच्चों हाँ, के लिए, बिल्कुल क्योंकि सही बात पिछले है। साल भी ये काम हो चुका है जी, जी, बिल्कुल। और सभी को, पूरे शिक्षा जगत को बहुत ज्यादा चिंता थी कि बच्चे कैसे करेंगे जी। तो, लेकिन उस समय उनकी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे ये निर्णय लिया था कि बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से हाँ। उनको स्कूल के प्रवेश में ही परीक्षा देने का मौका तो दिया अपने जाए। शिक्षकों को देखेंगे जी, तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे हाँ, सोचकर। लेकिन होता क्या है, बोर्ड परीक्षा के भी अपने नियम होते हाँ, हैं, तो उन्हें हमेशा फॉलो नहीं किया जा सकता। तो बच्चों को ये समझना होगा कि इस साल उन्हें सेंटर्स पर बाहर जाना है परीक्षा देने के लिए, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे, और आपको अपने आप पे भरोसा रखते हुए, अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करते हुए फिर परीक्षा देने जाना है। तो महत्व आपको खुद समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन में हमको अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो बिना पढ़ाई वो वार्निश होती है जो आपके कार्यों में चमक डाल देती है। तो पढ़ाई का महत्व आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से मानसिक तौर पर तैयार होना भी जरूरी है। तो मैडम, मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था कि बोर्ड परीक्षाएं सर के ऊपर है जी, एकदम, मतलब 1 महीना भी नहीं बचा है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बच्चों को मतलब ऐसा क्या करें, क्या कि किस तरीके का मतलब अपने मानसिक स्थिति को बनाएं कि वे एक अच्छा नंबर हासिल कर सके। ये बहुत अच्छा समय है इस बात को समझने का, और आप लोगों की मन स्थिति में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अभी आप लोग डर नहीं रहे हैं, आप लोगों का दिमाग सुन्न सा हो गया है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। आप जब बुक्स लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा हम याद कहाँ से करना शुरू करें। तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले आप मन को बिल्कुल शांत रखिए। उसके बाद आप देखिए, आपका जो भी कोर्स है, समझ लीजिए फिजिक्स है, कोई भी साइंस की बात मैं कर ले रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ तो अंतर रहते हैं। अगर आप पूरे चैप्टर्स में से अंतर देखें भी, अगर 12 चैप्टर हैं तो 24 मैक्सिमम अंतर होंगे, तो अंतर बताओ, या और भी कम होंगे तो आप कुछ अंतर हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिए। फिर लेबल डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 डायग्राम रहेंगे। लघुत्तरी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप उनको टिक कर लीजिए।
उसके बाद में कुछ बहुत सरल क्वेश्चन आंसर भी करिए, क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं वो 2 से 3% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, 5% जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और फिर बाद में दीर्घ उत्तरी जो आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट के लिए या अपनी क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली में दिए, उन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। और जब आप इनको पढ़ने बैठें तो दिक्कत कहाँ आती है? आपको लगता है कभी मेहमान आ गए, कभी लाइट चली गई, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप उस समय छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लीजिए। अरे आज सिर दुख रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो आप लेवल डायग्राम याद कर लीजिए। फिर डायग्राम याद करने का भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आपको लेवल डायग्राम याद करना है तो आप सबसे पहले डायग्राम को देख देख के बनाना शुरू करिए। किसी भी डायग्राम को 4 बार बनाना चाहिए। पहली बार आप देख के बनाइए, दूसरी बार 20% बिना देखे बनाइए, फिर 40 to 50% थोड़ा और बिना देखे, और 4th नंबर पे जब आप डायग्राम को ड्रॉ करें तो पूरा बिना देखे बनाएं। हर बार अभी लेबल नहीं करना है, केवल डायग्राम बनाना है। उसके बाद में फिर आप लेबलिंग करना शुरू करें। पहली बार पूरा देख के करें, दूसरी बार 4-5 लेबल ऐसे हों जो आप बिना देखे करें, बाकी देख के, और ऐसा करते करते 4थे नंबर पे जब आप डायग्राम को लेबल करें तो वो पूरा बिना देखे। तो बताइए, आसान हुई ना आपकी मुश्किल? ऐसे करते, और जो जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उनको आप टिक करते जाइए। तो जब हम एक मील का पत्थर पार करते जाते हैं और टिक करते हैं तो वो जो खुशी आप महसूस करेंगे, तब आपको अपने आप उत्साह बढ़ेगा और आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सही बात है, मतलब उनके अंदर उत्साह लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, और वो खुद करना पड़ेगा। हाँ, खुद करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी सफलता मिलती है तो उनके अंदर जो उत्साह बढ़ता है, जी हाँ, यही उत्साह है उन लोगों को जो आगे लेके जाता है। बस मैं भी यही कोशिश करते रहता हूँ कि बच्चों के अंदर किस तरीके से उत्साह को उत्पन्न किया जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी के अंदर भी उत्साह को उत्पन्न कर सकता है और उनको बढ़ाने के लिए अपना योगदान, अपनी मेहनत कर सकता है। जैसे अब समय तो है ऐसा कि कठिन परिस्थितियां भी आई, कठिन परिस्थितियों के बाद अब आज हम लोग पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। जी। तो इसमें उनकी बुद्धि के विकास के लिए, मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मात्रा में रुचि भी लें और उनकी बुद्धि का विकास भी हो, इस पर अपन लोगों को क्या मेहनत करनी चाहिए या क्या काम करना चाहिए? देखिए, बुद्धि को रहने के लिए भी शांत घर चाहिए। हाँ। जो आपका दिमाग रूपी घर है ना, उसका शांत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रयास तो हमने बता दिया आप कैसे याद करें, लेकिन याद करने के लिए दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात, जो आपकी अभी तक की अमूल निधि रही है, उसको थोड़े समय के लिए अलग रख दीजिए। मेरा कहने का मतलब मोबाइल है ना। मोबाइल ऐसी चीज़ है, अगर आपने सुबह उठते से, आप अपने सिरहाने रख के सोते हैं और सुबह उठते से जब आप उसको छूते हैं और फिर आप देखने लगते हैं, और देखने के बाद आप 10 मिनट बाद जब उठेंगे तो आप देखिए आपका शरीर एकदम सुस्त हो जाता है। सारी एनर्जी आपकी उस मोबाइल में चली जाती है। और मोबाइल वो चीज़ है जो दीमक की तरह आपके समय को चाट जाएगा। और अभी का समय बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस समय को अगर आपको ध्यान रखना है तो ये आप केवल कर सकते हैं। मोबाइल से आप दूरी बना लीजिए परीक्षा तक, कम से कम। उसके बाद की बाद में बात करेंगे अपन। तो पहली बात, मोबाइल से दूरी। फिर आपका टाइम बचने लगेगा, तब आप सोचेंगे हम और क्या करें। दूसरी बात क्या होती है, परिवार में कोई भी अगर झगड़ा होता है, कोई बात हो रही है, बहस हो रही है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। वो बड़ों का मुद्दा है, वो लोग निपट लेंगे, आप हट जाइए वहाँ से दूर। आपका लक्ष्य अभी पढ़ाई करना है, उसमें उलझना नहीं है। तो जब कभी भी परिवार में कोई मतभेद चल रहा हो तो आप जगह बदल लीजिए, उसका असर आपकी पढ़ाई पर ना पड़े। सही बात है, आजकल बच्चे उस ओर ज्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं। जी हाँ, तो आप रास्ता भटक जाएंगे ऐसे। हाँ, ऐसे में रास्ता भटक जाते हैं बच्चे। और कितना ध्यान रखते हैं ना आप अपने मोबाइल को चार्ज करना। हाँ। क्यों भाई? क्योंकि वो बिजली से के बिना वो चलेगा नहीं। खुद को भी तो चार्ज करना जरूरी है। तो उसको आप कैसे चार्ज करें अपनी बॉडी को? तो आप ईश्वर को बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़े। अब क्या मांगे ईश्वर से? तो बस ये सोच लीजिए, आशीर्वाद मांगिए कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, वो शक्ति मेरे को दो। आप समझ लीजिए जैसे मोबाइल चार्ज होता है, आप भी चार्ज हो रहे हैं। और ईश्वर से बड़ा ऊर्जा का स्रोत और कोई है नहीं दुनिया में। तो वो शक्ति आप मांगेंगे और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
सही है, आपने मतलब ये बहुत अच्छी जानकारी मतलब बच्चों के साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, मतलब किस तरीके से वो लोग करेंगे। अगर इन सभी बातों को वो ध्यान से सुने जी। तो वास्तविकता में बहुत ही कम समय में वो लोग सफल होने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, और जैसे कभी उनको जी। लगता भी है ना कोई प्रॉब्लम आ रही है हाँ, पढ़ते हाँ। समय या हाँ, कोई दिक्कत, समस्याएं तो आती देखिए हैं। माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, उनसे अपने बिल्कुल मन सही की है। बातें शेयर करिए, हाँ, सही जगह समाधान ढूंढेंगे तो आपकी समस्याएं वास्तव में सुलझेंगी, हाँ। अन्यथा नहीं वो बढ़ेंगी केवल। सही बात है, समस्याओं को सही प्लेटफॉर्म पे रखना बहुत ज्यादा जी, आवश्यक है। बिल्कुल। और आज के समय में मैंने एक समस्या और देखी है मैडम, कि पूछना बहुत कम हो गया है, जी। मतलब सवाल नहीं आते हैं। तो शिक्षक सवाल लाने के लिए बच्चों से ऐसा क्या करे, मतलब बच्चे सवाल पूछते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ हो जिससे कि बच्चे पूछना शुरू करें, बोलना शुरू करें, तो इसके लिए कुछ आप सुझाव दीजिए। मैंने आपको बताया ना उनका दिमाग अभी सुन्न है। हाँ, मतलब मुझे भी खुद एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार बोलना पड़ता है। हाँ। तो 2 या 3 बार में तो लगता है उन्होंने सुना ही नहीं, या फिर सोचते शायद हमसे नहीं पास वाले से पूछा। हाँ। तो ये वाली चीज, ये अलर्टनेस जब उनमें आ जाएगी, हाँ। तब फिर आपको जवाब भी मिलना शुरू हो हाँ, जाएंगे। अलर्टनेस, क्योंकि सुना ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे। हाँ, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज बस ये है। तो ये शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, और जब ये होने लगेगा तो बस वो सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे। बस यही चीज है, क्योंकि जिसको आता है वो बोले बिना रुक नहीं सकता। हाँ, बस यही चीज है, यही बच्चों के अंदर अगर आ जाए कि वो जैसे ही उसे आया और वो उसे बोलने लगे तो सुनेंगे तो बोलेंगे। हाँ, बस। अभी तो सुन ही नहीं रहे ना। हाँ, ये चीज है कि वो सुन नहीं रहे हैं, और जी सुन हाँ। नहीं रहे हैं तो बोल नहीं रहे हैं, और उस कारण शायद मतलब हमें लगता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा। बस हमें ऐसा लगता है कि हमने ठीक से नहीं बताया, कि हम उन्हें बता नहीं पाए। ऐसा हर शिक्षक के मन में भी ये बातें आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और शिक्षा जगत में ये समस्याएं तो मतलब सालों से चली आ रही हैं। जी जी। और शिक्षा अभी थोड़ा चैलेंजिंग हो गई है हाँ, कोविड के कारण। बस ये अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को हमारे साथ साझा किया, मतलब कि जो हमारे अगर दर्शक इस बातों को स्वीकार कर लें तो सफलता कहीं नहीं गई है। अगर सफलता उनके कदम चूमेगी, ये तो बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। आपका जो अनुभव है ये, मैं आपसे एक और निवेदन यही करूंगा कि जाते जाते आप हमारे बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए मतलब एक अच्छा संदेश दें, जिससे शिक्षक क्या करें, क्योंकि शिक्षकों में भी थोड़ी सी रुचि कम हुई है। जी हाँ। कोविड का जो समय रहा है, शिक्षकों को भी थोड़ा सा रसहीन किया है, तो उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए और हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये दोनों जो संदेश को सुनेंगे और उसे स्वीकारेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वैसे तो किसी बच्चे के व्यक्तित्व का हमें विकास करना है तो माता पिता, शिक्षक और खुद बच्चा, ये तीनों मिलकर उसके व्यक्तित्व को खड़ा रखते हैं, अच्छे से सहेजते हैं। लेकिन अगर हम अभी माता पिता को दरकिनार करें और बच्चे और शिक्षक की आपसी बात करें तो दोनों को अपने अपने पद को समझना पड़ेगा। शिक्षक बहुत चिंतित है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, पर वो उपलब्ध तो हो। जब वो सामने है नहीं तो शिक्षक किसके लिए प्रयास करेगा। वो बहुत तहे दिल से चाहता है कि मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ करूँ, लेकिन बच्चा अगर उपस्थित नहीं है तो कोई कैसे पढ़ा पाएगा। सही बात है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, नियमित रहने की आदत डालिए। और नियमित रहना, इसे आप भागेंगे तो आंख बंद करने से बिल्ली सोचती है कि कोई मैं दूध पी रही हूँ तो कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। आप नहीं पढ़ेंगे और समय आएगा और आपको जब शिक्षा की कीमत समझने की स्थिति बनेगी तब तक तो समय बीत चुका रहेगा, आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे। तो थोड़ा चेत जाइए, नियमित रहिए, शिक्षा के महत्व को समझिए। अभी भी समय नहीं बदला, अभी समय है और आप इतने समय में भी अच्छे से पास हो सकते हैं बिना टेंशन के। और अभी की जो भी आप सीख लेते हैं उसको आगे के लिए बहुत अच्छे से सहेज लीजिए। तो नियमित रहिए, शिक्षा के महत्व को समझिए, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो आपको अपने जीवन के हर पड़ाव में बहुत आगे तक ले जाएगी और लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगी। अगर हम शिक्षकों की बात करें जी बिल्कुल, तो शिक्षकों को तो चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा अभी का समय। क्योंकि क्या होता है, जो कोविड का समय बीता है इसमें सभी परेशान रहे हैं, लेकिन जो बचपन खोया है ये वास्तव में बहुत दुखदाई है। क्योंकि
बच्चा हर पल सीखता है। हाँ। और ये 3 साल उसके जीवन से बिल्कुल चुप्पी साध के निकल गए। वो जहाँ था वहीं के वहीं रह गया। क्योंकि बच्चे घर से ज्यादा स्कूल में दोस्तों के साथ रह के ज्यादा सीखते हैं और वो परिवेश उनको मिला नहीं है। तो ये टीचर के लिए बहुत चैलेंज है, बहुत सारी बातें उन्हें बच्चों को खुद सिखानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत आसान है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। हमें अपने पद की गरिमा भी रखनी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो काम सौंपा है जो हमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो मैं चाहूँगी कि हमारे सभी शिक्षक साथी अपना मूल्य समझें और विश्वास करें कि वो ईश्वर की बनाई एक अनमोल कृति है और उन्हीं के बल पे भारत माँ के लाल तैयार होंगे। थैंक यू सो मच। नई शुरुआत जरूर होगी। एक नई शुरुआत के लिए जो मैडम ने इतनी अच्छी शुभकामनाओं के साथ इतनी सारी बातें हमें बताई, हमें इन सभी बातों को आत्मसात करना है, क्योंकि इन बातों को हम स्वीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे तो ही एक नए और एक अच्छे कल की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सुनते हैं और इन बातों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करना ही सबसे अच्छी कला होती है। जो स्वीकार करता है ना वो बहुत आगे जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे कोरोना ने हमें क्या किया, स्वीकार नहीं किया और क्या हो गए, हम रुक से चले गए। अगर कोरोना हमें स्वीकार कर लेता, अगर हमारे शरीर को स्वीकार कर लेता तो हमारे अंदर एंटीबॉडी आ जाती और शायद हम और अच्छे रहते, लेकिन नहीं हुआ और यही गलतियों के कारण या यहीं पास हमारा जो विकास था रुक गया। लेकिन हम फिर से नई पटरी पर आ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी को देखते रहिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए। मैडम के साथ जो जो बातें हमने सीखी उसे स्वीकार करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।